Assalamualaikum. This is Fatma Kawal, your Environmental Regulation and International Certification course in charge. ये आपकी फर्स्ट वर्चुअल क्लास है स्टूडेंट्स, और इसमें मैं आपको जो है वो आउटलाइन डिस्कस करूँगी आपके साथ इस कोर्स की, और इस कोर्स के आउटकम्स क्या होंगे, हमने इसमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेशंस इन जनरल क्या है या सर्टिफिकेशंस इन जनरल क्या है, ये तमाम चीज़ें आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है टू नो द नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशंस। आपको इस कोर्स में जो है वो नेशनल जो आपके पाकिस्तान में रेगुलेशंस हैं, इन्वायरमेंट के हवाले से जो रेगुलेशंस हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, जो रूल्स हैं, जो कोड्स हैं, जो कंडक्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनली लेवल पे आप डिफरेंट प्रिंसिपल्स को देखेंगे और डिफरेंट एग्रीमेंट्स को देखेंगे कि इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर क्या किरदार है, क्या कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान की। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड द बॉडी ऑफ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, ठीक है। ये कोर्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक रेगुलेशंस की बात होगी कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं एनवायरनमेंट के, क्या क्या फॉलो करना है। दूसरा सर्टिफिकेशंस। इस कोर्स में आप जो है आईएसओ, ऑडिट और ये तमाम चीज़ों को देखेंगे, इंटरनेशनल बॉडीज़ को देखेंगे जो पाकिस्तान की डिफरेंट कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को सर्टिफाई करती है, सर्विसेज को सर्टिफाई करती है। तो सर्टिफिकेशन के नतीजे में ये होता है कि इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही होती हैं चीज़ें, तो उन्हें सर्टिफाई किया जाता है। तो आप इस कोर्स में यही देखेंगे कि वो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ को आफ्टर ऑडिट, और कौन कौन सी वो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो ये सर्टिफिकेशन अप्रूव करती हैं। टू सस्टेन द इन्वायरमेंट, ठीक है, अल्टीमेट हमारा, हम चाहे रेगुलेशन बनाए या हम सर्टिफिकेशन बांट रहे हो, हम जो भी कुछ कर रहे हो, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट की बेहतरी। इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए ही आप जो हैं वो लॉज बना रहे हैं, आप लेजिस्लेशंस बना रहे हैं, या आप जो हैं वो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ बना रहे हैं, ताकि कोई भी काम इन्वायरमेंटल मैनर में किया जाए और उसके हैज़ार्ड्स कम से कम हो। ठीक है, तो इन द एंड आप लोगों को क्या चीज़ें जो हैं वो पता होंगी। यू विल नो ऑब्वियसली द एनवायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान। आपके जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, हम उन तमाम के तमाम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अपने क्लासेस में। एबल टू मेंटेन चेक एंड बैलेंस इन फ्यूचर, ठीक है, जब आपको पता होगा कि क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या कोड्स हैं, क्या कंडक्ट्स हैं, तो इन द फ्यूचर आप उस हिसाब से चेक एंड बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप इन्वायरमेंटल ऑफिसर हैं तो आप जो हैं आपके पास लॉज होंगे, आपको पता होंगे लॉज, आपको पढ़ना आते होंगे लॉज कि एक्चुअली लॉज का मतलब क्या है लेजिस्लेशंस वगैरह। तो फिर आप उस हिसाब से उसका चेक एंड बैलेंस कर पाएंगे। जब चेक एंड बैलेंस कर पाएंगे तो जहाँ कमी बेशी होगी फिर आप क्या कर पाएंगे, लेजिस्लेशंस को इन्फोर्स करा पाएंगे, इन्फोर्स कराएंगे लेजिस्लेशंस को। यानी अगर कहीं पर किसी इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल काम ठीक से नहीं हो रहा इन्वायरमेंट के हवाले से, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही, या गैसियस ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा, या सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास आपको नॉलेज है, आप इन्वायरमेंटल लॉज को जानते हैं, तो फिर आप उसको एनफोर्स कराने की अहलियत रखते होंगे। एबल टू कंप्लायंस विद लेजिस्लेशन, मतलब कि एक तरफ इन्फोर्स, यानी अगर आप इन्वायरमेंटल ऑफिसर हैं तो आप इन्फोर्स करवाएंगे,
दूसरी तरफ अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एनक्यूज या जो भी चीज़ें हैं लॉस के मुताबिक अपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके इक्विपमेंट को उस हिसाब से रन करवाएंगे, यानी जो लेजिस्लेशन आपको दी गई है उसको कंप्लायंस कराएंगे। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरह कंप्लायंस कराई जाती है। ट्रीट एंड कंजर्व एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू लॉज। इसका क्या मतलब है कि देखें, जब आपको पता होगा कि भाई मुझे मिसाल के तौर पर एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, उसका ट्रीटमेंट वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, उसका वेस्ट आपको जो लॉ में बताया गया है कि एनईक्यूज की इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्रोमियम को, ठीक है, क्रोमियम का लिखा गया हो, ठीक है, इन रिटन आपके पास जो है वो ड्राफ्ट मौजूद हो, लॉ मौजूद हो, रेगुलेशन मौजूद हो कि क्रोमियम की एनक्यू लेवल जो है वो आपके वेस्ट वाटर में 0.5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा ना हो। तो फिर क्या करेंगे, अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप ऐसी ट्रीटमेंट और जो है वो टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगे जिससे क्या करेंगे, आप वो जो है क्रोमियम के अमाउंट को या फिर क्वांटिटी को लेवल में लेकर आएंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स लेकर आएंगे, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस जो आपको परमिशन दी गई है उस रेंज में आप उसको लेकर आएंगे, ठीक है। डिज़ाइन ट्रीटमेंट एंड रेमेडियल टेक्नोलॉजीज मीटिंग द क्राइटेरिया, वही बात, ऐसी ऐसी डिज़ाइनिंग करेंगे, ऐसी रेमेडीज़ लेकर आएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपका जो है वो जो लॉ को है आप कंप्लायंस करा सकें लेजिस्लेशन के साथ। आउटलाइन मतलब इस कोर्स में हमने जो डिस्कस करना है वो देख लें। आप डिस्कस करेंगे पीपा 1997, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 1992, नेशनल एनवायरमेंटल एक्शन प्लान, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये तो आपने सुन ही रखा होगा ये क्या होते हैं एनईक्यूज, आई होप सो। पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी लेवल पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इनके मुआहदे हैं पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इन्वायरमेंट को लेकर, उन्हें हम देखेंगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन, कि इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशंस क्या होती है, ईएमएस क्या होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आईएसओ 9000 क्या है, आईएसओ 14000 क्या है, आपने ये नाम सुन रखे होंगे, इनके बहुत महंगे महंगे कोर्सेज भी कराए जाते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं और इन्वायरमेंटल ऑडिट्स क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कौन करता है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ये सब कुछ आप इस जो है वो कोर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये जहन में आता है कि हमें रेगुलेशंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, वाई डू वी नीड रेगुलेशंस, हमने क्यों एक्ट बनाया, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना, कैसे बना, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी होगी कि ऐसे क्या ज़रूरत पेश आई। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें, पाकिस्तान की तो बाद में बात आती है ना, पहले ये देखें कि दुनिया में क्यों ज़रूरत बनी पेश आई रेगुलेशंस को बनाने की। तो दुनिया में ऐसे जो है डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए जिसके नतीजे में दुनिया ने महसूस किया कि हम इकॉनमी की डेवलपमेंट करते करते इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट राइटर्स आए, उन्होंने जो है वो बारह कराया कि हम इन्वायरमेंट को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिफरेंट एनजीओज फिर खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर जो है अदालतों में भी इसके ऊपर जो है केसेस चले,
तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ईपीए बनी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है दुनिया में वो बनी। और फिर उसके बाद आपके जो डिफरेंट रेगुलेशंस है, एक्ट्स हैं, ये सब कुछ बना। तो इन्वायरमेंट किस तरह हुआ, क्यों ज़रूरत पेश आई? इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनसस्टेनेबल से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जब अनसस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंट हुई तो उसके नतीजे में क्या हुआ? इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, इन्वायरमेंटल के बुरे नताइज सामने आए। यानी एयर पोल्यूशन सामने आई, लैंड पोल्यूशन सामने आई, वाटर पोल्यूशन सामने आई। तो ये तमाम पोल्यूशन जब सामने आई और उस पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट ख़राब होने लगा और इन्वायरमेंट में रहने वाली आबादी, चाहे वो इंसानों की हो, प्लांट्स की हो, जानवरों की हो, बिल्डिंग्स हो, इनको नुकसान पहुंचा। तब जाके ज़रूरत पेश आई कि ये रोकना है, हमें इसको इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से रोकना है। कैसे रोकना है? तो उसके लिए जो है एक तरीक़ा कार बनाए गए, वही तरीक़ा कार रूल्स एंड रेगुलेशंस कहलाते हैं। इसके अलावा क्यों ज़रूरत पेश आई हमें? सोर्स और सिंक। इन्वायरमेंट जो है स्टूडेंट, ये आपकी सोर्स भी है और ये आपका सिंक भी है। सोर्स और सिंक से क्या मुराद है? यानी आप यहाँ से जो है वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, वसूल करते हैं, लेते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वायरमेंट आपका सोर्स हो गया। यानी आप इन्वायरमेंट से पानी लेते हैं तो इन्वायरमेंट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर। आप इन्वायरमेंट से, आप अर्थ से मिनरल्स लेते हैं तो इन्वायरमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल। आप यहाँ से अपने खाने पीने की अशिया लेते हैं, वो सोर्स हो गई। आप यहाँ से जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेते हैं तो इन्वायरमेंट सोर्स हो गया उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। आप यहाँ पर एयर ऑक्सीजन लेते हैं तो वो भी आपकी सोर्स हो गई। ठीक है, तो इसी तरह इन्वायरमेंट सोर्स है और इसी तरह इन्वायरमेंट सिंक भी है। यानी जब आपने सोर्स का इस्तेमाल कर लिया तो अब जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड होगा वो इसी इन्वायरमेंट में आपने डंप करना है। तो इन्वायरमेंट आपका सिंक भी हो गया। किचन के सिंक का क्या काम है कि आप सब कुछ जाकर उसके अंदर जो आपका वेस्ट है, बर्तन धोना, ये वो आप सब वहीं पर डंप कर देते हैं। तो ये इन्वायरमेंट भी इसी तरह है, आप यहीं से ये सब कुछ लेते हैं और इधर ही जब वो गंदगी हो जाती है तो इधर ही आप उसको डंप कर देते हैं, सिंक कर देते हैं। तो रेगुलेशंस क्या करता है स्टूडेंट्स? ये सोर्स और सिंक के बैलेंस को मेंटेन करता है। कैसे करता है? देखिए, जो जितना ताकतवर होगा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा सोर्सेस को ले सकता है। यानी इसको इस तरह ले लें कि जो जितना अमीर है मिसाल के तौर पर, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें ले सकता है ना, ख़रीदने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह जो जितना ताकतवर होता है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात करें, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उसको, उसके पास उतनी ही ताकत होगी और वो क्या करेगी, इन्वायरमेंट में जो सबके लिए बराबर, अल्लाह ताला ने हर चीज़ सबके लिए बराबर की दी हुई है ना, लेकिन वो क्योंकि चूँकि पावरफुल है तो वो क्या करेंगे कि सब कुछ जो है इन्वायरमेंट से ज़्यादा सोर्स को ले लेंगे। अब ज़्यादा सोर्स को ले लेंगे तो फिर ज़्यादा सिंक भी यूज़ होगा उन्हीं से, उन्हीं चंद जो ताकतवर लोग हैं, फैट कैट्स हैं जो, वही जो है वो सोर्स भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगी और सिंक भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो रेगुलेशंस क्या करेगी कि रेगुलेशन उनको पाबंद करेगी। जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, रेगुलेशन उनको पाबंद करेगी कि आपकी लिमिट है, ये लिमिट में रहते हुए आपने सोर्स का इस्तेमाल करना है, लिमिट में रहते हुए आपने सिंक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि कहीं पर कुछ खाना है, ठीक है, वहाँ पर बड़े बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं उधर। तो वो खाना बड़े लोगों में क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा खाना इस्तेमाल कर लेंगे और बच्चे कमज़ोर हैं, वो कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि रेगुलेशंस जो हैं वो रूल बना लेंगे कि हर एक बंदे को एक ही जो है, मिसाल के तौर पर पार्क बिरयानी का एक ही कंटेनर
दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एज में ज़्यादा हो, एज में कम हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ताकत वाला कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। रेगुलेशंस ने क्या किया, सोर्स को मेंटेन कर दिया और सिंक को भी मेंटेन कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे डिज़ास्टर्स सामने आए कि जिनकी वजह से गवर्नमेंट्स ने सोचा कि रेगुलेशंस की जाए। इसमें जैसे एक भोपाल डिज़ास्टर है, इसको अभी हम बताती हूँ मैं आगे कि ये क्या था। 1984 में भोपाल डिज़ास्टर इंडिया में हुआ था, पेस्टिसाइड प्लांट था, वहाँ पर ये डिज़ास्टर हुआ था। और इसके अलावा जो फोर्स इमेज सैटेलाइट, जब सैटेलाइट्स पे तक बात पहुंच गई, स्पेस में आपकी रसाई हो गई, तो फिर जो आपकी फर्स्ट इमेज अर्थ की आई, तो वहाँ से आप अर्थ को जो है वो देखना शुरू हुए कि किस तरह पॉल्यूशन नज़र आ रही है या डिफॉरेस्टेशन जो नज़र आ रही है, डिफॉरेस्टेशन का रेट किस तरह बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ों से भी आपकी ने फील किया लोगों ने कि इन्वायरमेंट को रेगुलेशंस की ज़रूरत है, वरना चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। फिर ओजोन होल वाला जो इंसिडेंट है कि ओजोन होल बढ़ता गया, तो ये कैसे हुआ, सीएफसीज की वजह से हो रहा है, तो उनको बैन किया गया। बैन किया मतलब रेगुलेशंस, ठीक है, रेगुलेशंस के नतीजे में ही सीएफसीज को बैन किया गया। तो फिर जो है वो ओजोन होल की इमरजेंस जो है वो कम हुई, होल जो है वो दोबारा फिर रिकवरी की तरफ जाने लगा। तो अगर ये रेगुलेशन ना हो तो चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती ही रहती। साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्सन की लिखी हुई किताब 1962 में, शायद आप लोगों से डिस्कस भी हुई थी इस हवाले से। एक एक ऐसा पिन पॉइंट था कि जिसके बाद ही ईपीए का क़याम हुआ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनी ही इस बुक के बाद है। इस बुक ने बताया कि इन्वायरमेंट को कितनी ज़रूरत है कि कोई उसे देखे, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो सोलली एनवायरनमेंट के लिए काम करे। इसके अलावा इंडिया में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था सुकिंदा वैली का, वो उसकी वजह से भी पता चला। यानी ये तो एक दो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स हैं, जैसे चर्नोबिल है, ये है, आप लोगों ने पढ़े होंगे टॉक्सिकोलॉजी में, ये किस किस तरह के जो है पास्ट हिस्ट्री में इंसिडेंट्स हुए हैं। क्यों हुए हैं? नेग्लिजेंस की वजह से। क्यों हुए हैं? एनवायरनमेंट में रेगुलेशन की कमी की वजह से। तास्मान स्पिरिट ऑयल स्पिल 2003 कराची में, ठीक है, ये सुना होगा आपने कि किस तरह ऑयल स्पिल हुआ था हमारे साहिल पे। तो तास्मान स्पिरिट ऑयल के बाद जो है वो मैरीन के रेगुलेशंस, मैरीन जो पोल्यूशन है उसके रेगुलेशंस के ऊपर बहुत काम हुआ कि क्या किया जाए कि ओशंस में ऑयल कंटेनर्स और ये चीज़, ऑयल स्पिल को किस तरह रोका जाए, किस तरह पाबंद किया जाए कंटेनर्स को, शिप्स को, कि वो रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं उनके, ताकि कम से कम जो है ऑयल स्पिल हो, कम से कम ऑयल पोल्यूशन हो इन द सी। तो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, डिजास्टर्स होते हैं, ये ट्रिगर्ड करते हैं। कोई चीज़ जब ठीक होनी होती है तो बहुत ख़राब होती है पहले, तो जब तक वो बहुत ख़राब नहीं होगी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते। अच्छा, भोपाल डिजास्टर क्या था? भोपाल डिजास्टर वाज एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ठीक है, एक इंडस्ट्री में हुआ था, पेस्टिसाइड प्लांट में। इट हैपेंड एट अ यूनियन कार्बाइड सब्सिडरी पेस्टिसाइड प्लांट इन द सिटी ऑफ भोपाल, इंडिया, ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ 2 to 3 दिसंबर 1984 में ये हुआ था। द प्लांट रिलीज अप्रोक्सीमेटली 40 tons of toxic methyl isocyanate gas, exposing more than 5 lakh people to toxic gases. A mixture of poisonous gases flooded the city. पूरे शहर को लपेटे में लिया था इसने अपने, causing great panic as people woke up with a burning sensation in their lungs. Thousands died immediately from the effects of the gas.
thousands died immediately, मतलब फौरी तौर पर जो है वो 3 से 4 हज़ार लोगों की डेथ हो गई थी। Many were trampled in the panic that followed, और जो इसके अलावा अमवात हुई थी बाकी की, वो जो है गैस की वजह से हुई थी, गैस रिलेटेड डिजीजेस की वजह से हुई थी। The plant in Bhopal where the disaster happened started to produce carbaryl in 1977. Carbaryl is mainly used as an insecticide. ये इंसेक्टिसाइड्स जो है यहाँ पर बनते थे, कार्बेराइल को यूज़ किया जाता था इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, जिसकी वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वहाँ से रिलीज हो गई। तो क्या हुआ इस डिज़ास्टर के बाद, क्योंकि 4,000 लोगों की अमवात तो ऑन स्पॉट हो गई, फिर उसके अलावा उसके बाद भी लोग मरते गए और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो लोगों में हुई, 5 लाख के करीब लोगों में ये उस इंसिडेंट की वजह से, इस ट्रेजेडी की वजह से 5 लाख लोग मुतासर हुए। 5 लाख लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर जब ये इस तरह के डिज़ास्टर हुए तो फिर वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बातें हुई, और वर्क प्लेस के ऊपर और इंडस्ट्री लेवल पर जो है वो प्रिकॉशंस की बातें हुई और रेगुलेशंस की बातें हुई। ये इमेजिनरी सैटेलाइट, ये रेचल कार्सन है। इन्होंने जो है बुक साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ साइंस। Silent Spring is an environmental science book by Rachel Carson. ठीक है, the book was published on September 27, 1962, documenting the adverse environmental effects caused by the indiscriminate use of pesticide. Pesticide का जो indiscriminate use है, बेतहाशा इस्तेमाल है, केयरलेसली यूज है, उसके ऊपर बात हुई थी इस किताब में। और उसकी वजह से जो बाल्ड ईगल की पॉपुलेशन मुतासिर हुई थी, उसके ऊपर बताया गया कि किस तरह जो है वो स्पीशीज मुतासिर हो रही हैं पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से, यानी इन्वायरमेंट मुतासिर हो रहा है। साइलेंट स्प्रिंग लेड टू द क्रिएशन ऑफ द यूएस ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो यूएस में बनी, वो इसी बुक के बाद बनी। अच्छा, ये सुकिंदा वैली इंडिया में है। तो कितने लोग मुतासिर हुए थे इस इंसिडेंट से, ये भी एक जो है वो माइनिंग प्रोजेक्ट था, उसके नतीजे में माइनिंग के हवाले से हमने अपने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है माइनिंग को, तो उससे कितने इम्पैक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से कितनी वाटर पॉल्यूशन होती है एंड सो ऑन। तो 26 लाख लोग जो हैं मुतासिर हुए थे। द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट वो हेक्सावेलेंट क्रोमियम थे और अदर मेटल्स थे। इसकी वजह से वहाँ का पानी, जो ये वेल है, वहाँ से पानी पीते थे लोग और उस पानी में क्रोमियम शामिल था, और स्टिल वो शामिल है कुछ ना कुछ क्वांटिटी में। तो फिर जो है वो माइनिंग की पॉलिसीज जो है, माइनिंग के ऊपर रेगुलेशंस जो है वो स्ट्रिंजेंट हुए, वो स्ट्रिक्ट हुए, उसके ऊपर बात की गई। तो जिस जिस तरह से जिस जिस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में जिस जिस स्फीयर में प्रॉब्लम सामने आती गई, फिर उसके हिसाब से रेगुलेशंस बनते गए। देखें, इसकी मिसाल आप स्टूडेंट इस तरह ले लें, जैसे कराची में हीट वेव का प्रॉब्लम आया ना, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आया, तो उसकी वजह से जब अमवात हुई तो फिर उसके ऊपर सोचा गया ना कि ट्रीज लगाए जाएं, और इसके अलावा जो है रेगुलेशंस क्या बनी कि ये जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स होते हैं ये ना लगाए जाएं, ये उतार लिए गए थे फ़ौरन, क्योंकि ये शहर की हवा रोक रहे थे, हवा की डायरेक्शन जो है वो सफोकेशन क्रिएट कर रहे थे। तो जब कभी इस तरह के डिज़ास्टर या इंसिडेंट होते हैं, अमवात होती हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो फिर जो है हुकूमत हैं वो होश के नाखून देती हैं, और फिर हम रेगुलेशंस बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, एक्ट्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, एक्सेट्रा, ये सब कुछ फिर बनता है।